नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको वस्त्र विज्ञान और परिधान के बारे में बताऊंगी। आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम टेक्सटाइल पढ़ा दीजिए, तो आप बेटे इसका जो पहला है वस्त्र में सिले वस्त्र और बिना सिले वस्त्र, एक अलग सा टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कौन सा वस्त्र सिला है, कौन सा वस्त्र बिना सिला हुआ है। तो डिटेल्स मैं आपको बता दूंगी बाद में। आज मैं बताती हूँ आपको वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण। वस्त्र क्या होता है आप सब जानते हो। वस्त्र से हमारा क्या नाता रिश्ता हम सब समझते हैं, है ना। वस्त्र कैसे बनता है ये भी अपने को पता है, क्योंकि रेशा जो है, रेशा जिसको हम फाइबर बोलते हैं अंग्रेजी में, वो वस्त्र उत्पादन की मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है, आधार है उसका, क्योंकि बिना रेशा का तो बनेगा नहीं धागा, और बिना धागे का वस्त्र नहीं बनेगा। तो अगर कभी भी पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि वस्त्र बनाने की सबसे मूलभूत इकाई क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेशा, अंग्रेजी में होगा फाइबर। और कई सारे रेशों को मिला करके बट करके धागे का निर्माण होता है, और उन धागों से फिर बुनाई की प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्र को बनाते हैं। तो आज हम उन्हीं रेशों के बारे में चर्चा करते हैं जिनसे हमारा वस्त्रों का निर्माण होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है सबके लिए, चाहे आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो, पीजीटी का देने जा रहे हो, या जीआईसी का देने जा रहे हो, या नेट देने जा रहे हो, या सेट देने जा रहे हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका तो इसमें से 1, 2, 4 क्वेश्चन तो पक्का आते ही आते हैं, क्योंकि सबका जो आधार है वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण ही है। आज मैं आपको इसी के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स के बारे में बताऊंगी, जो कि आप डिटेल ध्यान से सुनना, और इसी में इंपॉर्टेंट चीज होगी जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखो। वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, वस्त्रोत्पादक रेशों का अगर वर्गीकरण किया गया है तो इसके मुख्य 2 वर्गीकरण हैं। परीक्षा में अगर पूछा जाए कि वस्त्रोत्पादक रेशों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, तो यहां तो आप देख रहे हो 1 है, 2 है, 3 है। मैडम ने तो 3 बताया था, भूल मत कर बैठना। मुख्य 2 है प्राकृतिक और कृत्रिम, ये तीसरा तय है कुछ अन्य रेशों के रूप में, कुछ अन्य रेशों के रूप में, ठीक है। मुख्य रूप कौन सा है हमारा, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम में भी, प्राकृतिक में चले जाओ, हमको रटना नहीं है, हम पहले भी बता रहे हैं, आप कंसेप्ट रखो कि वस्त्र कैसे बनता है। वस्त्र का जो प्राथमिक यूनिट है, प्राइमरी यूनिट है, आधारीय इकाई है, वो क्या है, वो है हमारा रेशा। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक रेशा और दूसरा है कौन सा रेशा, कृत्रिम रेशा। अब ये बताओ कि सबसे पहले कौन सी रेशा की उत्पत्ति हुई थी, जब मानव जंगलों में रहता था, जब हमारी सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, और जब सभ्यता का विकास हुआ भी और कृत्रिम रेशम जब तक नहीं बने, तब तक हम किसका वस्त्र पहनते थे, सूती का, यही पहनते थे ना। आप चले जाना आज से 50-100 साल पहले, पूछना अपनी दादी नानी से, वो बताएंगे हमारे पास सूती साड़ी हुआ करता था, 2 ही 3 कपड़े हुए करते थे, खादी के पहनते थे। क्यों, प्राकृतिक रेशे, प्राकृतिक रेशों का वस्त्र थे, ठीक है ना। प्राकृतिक मतलब जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है, वो कहलाता है प्राकृतिक रेशा। कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। कौन सा भाग रहा, पहला प्राकृतिक रेशा, दूसरा हुआ कृत्रिम। कृत्रिम किसको कहते हैं, आर्टिफिशियल। कृत्रिम नहीं कहते कृत्रिम बनावट कर रही है, कृत्रिम हंसी है, तो कृत्रिम रेशा है ना, कृत्रिम रेशा, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में आर्टिफिशियल। समझ गए बात को। इसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जो हमें नेचर से मिलती है, जो हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं, जो हमें जानवरों से मिलते हैं, जो हमें खनिज पदार्थों से मिलते हैं, ये होता है प्राकृतिक रेशा। दूसरा है कृत्रिम, जिसको हमने बनाया। हमने क्यों बनाया, हमें क्या जरूरत पड़ गई बनाने की, ऐसा लगा कि जितनी जनसंख्या है भारत की या विश्व की, और जो प्रकृति से हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो तो कम मात्रा में मिलते हैं। मान लो कपास से सूती वस्त्र बनता है, लिनन है,
अगर इन वस्त्रों की बनाना है इन वस्त्रों को तो कपास की खेती करनी पड़ेगी, लिनन की खेती करनी पड़ेगी। और खेती करते समय अगर सूखा हो गया या बाढ़ आ गया या कीट फफूंद लग गए, सूती के लिए कपास ही उत्पादन नहीं हुआ। जब कपास का उत्पादन नहीं हुआ तो रेशे कहाँ से बनेंगे? जब रेशे नहीं होंगे तो सूती धागा नहीं बनेगा, और जब सूती धागा नहीं बनेगा तो वस्त्र नहीं बनेंगे। जुड़े हुए ना एक दूसरे से। पहले रेशा बहुत पतला होता है रेशा, है ना, फिर इसे 2-4 बार ऐंठ करके बनाते हैं धागा, और फिर इससे बन जाते हैं वस्त्र बुन करके, है ना। वस्त्र की बुनाई करते हैं, बुन करके इससे वस्त्र बन जाता है। तो पहला तो ये चाहिए ना, यही नहीं है आपके पास तो ये कहाँ से बनेगा? ये नहीं रहेगा तो ये बनेगा ही नहीं। तब वैज्ञानिकों के मन में दिमाग में आया कि भाई जितनी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर प्राकृतिक विपदाएं आ जाती हैं, उतना उत्पादन कपास का नहीं होता है, या प्राकृतिक रेशों के लिए जो चीज़ें चाहिए उतना ऊन नहीं मिलता है या उतना रेशम नहीं मिलता है, तो अपने तन को कैसे ढकें? क्योंकि वस्त्र तो हमारा क्या है? प्राथमिक आवश्यकता है ना। रोटी, कपड़ा और मकान दूसरे नंबर का है ना। पहला तो रोटी, दूसरा है कपड़ा, तीसरा है मकान। और रोटी खाए बिना तो हम रह सकते हैं घंटा 2 घंटा, कपड़े बिना रह सकते हैं क्या? कपड़ा से तो हमारा नाता रिश्ता जन्म जन्मांतर से है। पैदा होते ही हमें कपड़े में लेटाया जाता है और मरने के बाद हमें कफन में। और कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बिना कपड़े का कभी रहता हो? किचन में जाओ तो कपड़ा चाहिए, बिस्तर पर जाओ तो कपड़ा चाहिए, सर्दी का मौसम है तो कपड़ा चाहिए, गर्मी का मौसम है तो कपड़ा चाहिए। मतलब कपड़ा हमारे अंग का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं हम। और दूसरी बात, हम क्या खाते हैं दुनिया कोई नहीं देखती है कि हम क्या खा के आए हैं, लेकिन हम क्या पहनते हैं इस पर सबकी नज़र जाती है। तो कपड़ा का कितना महत्व है। तो ये देखो, मैंने प्राकृतिक रेशे की बात बता रही थी, फिर आ गया आपका कृत्रिम रेशा। ठीक है, अब ये प्राकृतिक रेशा को भी बांटा गया कितने भाग में? 3 भाग में। प्राकृतिक रेशा को बांटा गया 3 भाग में। एक है वानस्पतिक या वनस्पतिज। वानस्पतिक या वनस्पतिज मतलब जो वन से प्राप्त हुए हैं, जो वनस्पति जगत से प्राप्त हुआ है, पेड़ पौधों से प्राप्त हुआ है। और दूसरा हुआ प्राणीज, जो प्राणी से प्राप्त हुआ है, जानवरों से प्राप्त हुआ है। और तीसरा हुआ खनिज, खनिज रेशा, मिनरल, जो हमारे खदानों से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक में भी 3 है, वानस्पतिक, प्राणीज और खनिज। और ये देखो कृत्रिम में भी 2 है, मानवकृत, संश्लेषित या रासायनिक। मानवकृत जिसको पहले व्यक्ति ने बनाया, सबसे पहले जिस व्यक्ति ने बनाया तो वो मानवकृत रेशा कहलाया। और सबसे पहला जो रेशा बना वो कहलाया रेयॉन। सबसे पहले कौन सा रेशा बनाया? वो बनाया रेयॉन। और रेयॉन कई विधि से बनाए गए, जैसे तो उन विधियों के आधार पर, उन केमिकल्स के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया मानवकृत में। रेयॉन में कौन हुआ? नाइट्रोसेलुलोज, विस्कोस और क्यूप्रामोनियम। अब देखते हैं संश्लेषित या रासायनिक। संश्लेषित या रासायनिक का मतलब होता है जिसके लिए किसी भी प्रकार का हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, केवल कोलतार, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर या केमिकल्स को मिला करके रेशों का निर्माण करो, जिससे कि लोगों की पूर्ति हो सके, है ना, लोगों की वस्त्र संबंधी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति किया जा सके। तो इसके लिए संश्लेषित या रासायनिक रेशा बनाया गया। और इसके अंतर्गत कौन कौन से रेशा आते हैं? सबसे पहला रेशा बना नायलॉन। सबसे पहला रेशा कौन सा बना? नायलॉन। संश्लेषित रेशा अगर प्रश्न में आए, सबसे पहला संश्लेषित रेशा का नाम लिखिए, बहुत सारे आएंगे, आपका आंसर होगा नायलॉन। ठीक है, इसके बाद डेक्रॉन, जफ्रॉन, ऑर्लॉन, एक्रिलॉन, क्रेस्लॉन, टेरिलिन, डार्बन, सारन, फाइबर ग्लास, इतने सारे प्रकार के वर्तमान में रेशे तैयार किए गए हैं केमिकल का उपयोग करके, कोल तार का उपयोग करके, कि गिनना मुश्किल है। आप बाजार चले जाओ और जब वो कपड़े दिखाते हैं, मैडम ये ले लो, वो ले लो, आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ले। कपड़े की इतनी वैरायटी बन गई है केमिकल संश्लेषित या रासायनिक रेशा का कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे। संश्लेषित जिसको हम अंग्रेजी में सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर या केमिकल फाइबर। समझ आ गई बात को? तो इसके कितने सारे हो गए। जब बनना शुरू हुआ तो ये चूंकि मशीन में बन रहा है, लोग उसको बना रहे हैं तो खूब बनाते गए, जितना चाहो उतना बनाओ। तो उसमें नायलॉन बन गया, डेक्रॉन बन गया, ऑर्लॉन बन गया, जफ्रॉन बन गया, एक्रिलॉन बन गया, कैस्ट्रॉन, ग्लास फाइबर, है ना, टेरिलिन, डार्बन, सारन और दुनिया भर के आज
वर्तमान में इतने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जिसको कि आप गिना नहीं सकते। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गया, संश्लेषित समझ में आ गया। अब देखते हैं जो कुछ अन्य रेशे हैं, इसको क्यों हम अलग किए, क्योंकि कुछ रेशे ऐसे हैं ना तो वो प्राणिज में आते हैं, ना कृत्रिम में आते हैं, और ना वनस्पति में आते हैं, अलग ही उनकी प्रकृति है। उसको हम विशिष्ट रेशा का नाम देते हैं, स्पेशल है, ना तो प्राणिज में है, ना वो वनस्पति में है, ना वो सिंथेटिक में है, ना आर्टिफिशियल में है, ना मैनमेड में है। उसमें 3 भागों में इसको बांटा गया। एक है परिवर्तित, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है विशिष्ट बाल रेशे। विशिष्ट बाल रेशे कौन कौन से है? परिवर्तित, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है आपका विशिष्ट बाल रेशे। अब ये देखो, विशिष्ट बाल रेशे किससे मिलेंगे? ये आपके प्राणिज रेशे में भी आएंगे, है ना, लेकिन ये विशिष्ट है क्योंकि अंगोरा विशिष्ट जगह में मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है। अंगोरा विक्यूना जिसे मिंक कोट बनता है, ये भी हर जगह नहीं मिलता है। लामा हर जगह नहीं मिलता है। एल्पाका हर जगह नहीं मिलता है, इसलिए इसको विशिष्ट बाल रेशे नाम दिया गया। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि वस्त्र उत्पादक रेशों का मुख्य रूप से कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, तो आपका 2 ही आएगा, एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा आएगा कृत्रिम रेशा। समझ आ गया बात को? अब देखते हैं, यहां हम आते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, वानस्पतिक रेशे को अगर हम डिवाइड करते हैं, है ना, वर्गीकृत करते हैं, तो इसको हम 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है बीज वाला रेशा, दूसरा है तने वाला रेशा, तीसरा है पत्ते वाला रेशा। समझ आ गई बात? बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे और पत्ते वाले रेशे, राइट। अब बीज वाले रेशे, बीज वाले रेशे मतलब क्या होता है, किसको कहेंगे बीज वाले रेशे? वो फाइबर जिसके बीज के चारों तरफ रेशे लपेटे गए हों, जिसके बीज के चारों तरफ रेशे लिपटे हुए हों। इसीलिए कपास रेशे को बीज का बाल कहते हैं। बीज का बाल, अगर प्रश्न में आए बीज का बाल कौन सा रेशा कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा कौन सा? कपास। ठीक है, अब बीज वाले रेशे हैं कपास और कापोक, लेकिन बीज का बाल अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा कपास। अब देखो तने वाले रेशे। तने वाले रेशे का मतलब है जिसके तनों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तनों को गला करके, सड़ा करके, किसी भी तरह से, है ना, इनको अलग करके इनके तने से जो रेशे प्राप्त होते हैं तने वाले रेशे कहलाते हैं। इसमें कौन सा है? लिनन, क्वायर, जूट, सन, हेम और मनीला। समझ गए बात को? कौन से रेशे जो तने से प्राप्त होते हैं? कौन से प्राप्त हुए? लिनन, क्वायर, जूट, सन, हेम और मनीला। और तीसरा डिवाइड किया गया है वो है पत्ते वाले रेशे, मतलब जिसके पत्तों से रेशे प्राप्त किए जाते हैं। इसमें 2 हो गया, एक पीना हो गया और दूसरा हो गया सीसल। जो पीना होता है अनानास की पत्तियां होती है उनसे प्राप्त होता है, और सीसल जो होता है इनके जड़ों के पास जो पत्तियां रहती हैं सीसल के, उससे प्राप्त होता है। समझ आ गया बात को? तो ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये देखो, एक प्रश्न आपके दिमाग में उठता है और जो मैं अभी आपको हाथों हाथ बताना चाह रही हूँ, वनस्पति जगत में जितने भी रेशे मिलते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ रेशा कौन सा है? अगर ये प्रश्न आ जाए कि वनस्पति जगत में जितने भी रेशे प्राप्त किए जाते हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ रेशा कौन सा है, तो आपके पास तो बहुत सारा है, कपास, कापोक, हेम, मनीला, जूट, सन, लिनन, क्वायर, सीसल, पीना, इतना सारा चीज़ है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कपास है कि लिनन है कि जूट है, कि आप तो सोचोगे जूट तो नहीं ही होगा, कपास है, लिनन है, कंफ्यूज कर जाओगे। तो इसका सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? आपका कपास है। क्यों है? कोई सा भी ऐसा घर नहीं है, कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है विश्व का जहां पर कि कपास से बने सूती वस्त्रों का उपयोग न किया जाता हो। हर जगह, रसोई घर से लेकर के, बिस्तर से लेकर के,
पहनने से लेकर के ओढ़ने का वस्त्र कपास के रेशों से तैयार किए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र सर्वश्रेष्ठ वस्त्र है वानस्पतिक जगत में, जिसको हम कपास के रेशा को विश्वव्यापी रेशा कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम श्रेणी का हो, बालक हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी इसका उपयोग करते हैं। पूरे संपूर्ण विश्व में इसकी ज़्यादा उपयोग किया जाता है और ये बड़े अच्छा होता है। सर्दी के हिसाब का भी अनुकूल होता है, गर्मी के लिए भी अनुकूल होता है ना। सर्दी में ठंडक देता है, सर्दी में गर्मी देता है और गर्मी में ये ठंडक देता है ना। तो ये देखो आपके वानस्पतिक रेशों के बारे में मैंने आपको बताया। तो कपास सर्वश्रेष्ठ वानस्पतिक जगत का रेशा है और विश्वव्यापी रेशा है। अब तने वाले रेशे में मैंने आपको बताया लिनन, क्वायर, जूट, सान, हेम्प और मनीला। पत्ते वाले में पीना और सीसन। अब चलते हैं अपन प्राणिज रेशों में, जो प्राणी जगत से प्राप्त किया जाता है। प्राणी मतलब जिसमें जीव जंतु जो है, तो जीव जंतु में कौन है? भेड़ है, बकरी है, अभी मैंने बताया नहीं है, देखो अंगोरा, लामा, अल्पाका, विक्यूना, दुनिया भर का, खरगोश। इनके खास करके जो भेड़ों के बालों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं, उनसे ऊनी वस्त्र बनता है। तो इनका डिवीजन क्या हुआ? ऊन में हुआ। दिख रहा है आपको? ऊन बनाए गए। और दूसरा है रेशम। रेशम किससे मिलता है? रेशम के कीड़ों से। और रेशम के कीड़े जो होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म। और जो जिस पर रेशम पालन की जो प्रक्रिया होती है, रेशम के कीड़ों के पालने की प्रक्रिया कहलाती है, वो आपको पता होगा। ये पूछा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ जिस विधि से, है ना, या जिसमें रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेरीकल्चर। रेशम, और रेशम से जो बने वस्त्र होते हैं, ठीक है ना, जो आपके सिल्क वर्म है, उसके कोकून, ये कोकून होता है, कोकून के अंदर कीड़ा होता है। ये कीड़े के मुख छिद्र पर होता है 2 छेद, मुख के पास 2 छिद्र होता है, यहीं से निकलता है, इसके लार से निकलते जाता है और फिर ये रेशे के रूप में लिपटता चला जाता है। जो मैं आपको रेशम पढ़ाऊंगी तब डिटेल बताऊंगी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, अभी इतना ही समझो। तो ये कोकून को मार करके उसके ऊपर जो ये रेशा है ना, ये रेशा कहलाता है रेशम। और रेशम का रेशा क्या होता है? बहुत सुंदर, अत्यंत बारीक, खूब लंबा। अगर प्रश्न ये आया कि वानस्पतिक रेशों में से सबसे लंबा रेशा कौन सा है, सबसे सुंदर, सबसे चिकना, सबसे महीन रेशा कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रेशम। रेशम ही है। अब देखो, रेशम हो गया। अब ऊन भी समझ में आ गया। ऊन जानवरों के बाल होते हैं, अब बाल से ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिससे ऊनी वस्त्र बनते हैं। और ये बाल काफ़ी गर्म होते हैं, सर्दियों में पहने जाते हैं। अब खनिज लवण, आप कहोगे खनिज से कैसे मैडम रेशा बनेगा? बनता है बेटा, एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, सोना, चांदी, एस्बेस्टस, इनसे रेशे निकाले जाते हैं विशेष प्रक्रिया के द्वारा, और इनको पिघला करके बारीक तार में कन्वर्ट किया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो सोना नाम सुना है? सोना चांदी के तारों से जड़े अत्यंत सुंदर वस्त्र। बनारसी साड़ी का नाम सुना आपने? देखा भी है, शादी ब्याह में चढ़ता भी है। तो अब तो छोड़ो, बहुत महंगे हो गए होंगे, क्योंकि सोना ही जब 50,000 के पार हो गए तो फिर बहुत इसकी प्रक्रिया, कोई वस्त्र बनाता है तो बहुत महंगा होगा। तो पहले भी देखते हो कि बनारसी साड़ी में जो सोने और चांदी के तार जड़े होते थे, कलाकार, वस्त्र बुनने वाला कलाकार सोने चांदी के बारीक बारीक तार बनाते थे, और जब बुनाई करते थे वस्त्रों की, तब उसमें जड़ देते थे। ऐसे भी राजा, महाराजा, सामंत, इनके वस्त्र सोने चांदी के तारों से जड़े होते थे। ठीक है, तो सोना और चांदी को भी पिघला करके और सोना को भी पिघला करके उनके तारों से वस्त्र को जड़ा जाता था, डेकोरेशन किया जाता था, सजावट किया जाता था। फूल वस्त्र से नहीं बनते थे,
उनमें सजावट के रूप में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है, अब आ गया एस्बेस्टस। एस्बेस्टस एक ऐसा रेशा है जो ना तो आग से जलता है, ना पानी से गलता है, न इसको नमी इफेक्ट कर पाती है, न इस पर जंग लगता है। इससे भी वस्त्र बनाए जाते हैं, जो खास करके केमिकल लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एस्बेस्टस का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ये चीज़ समझ में आ गया? तो इस प्रकार से प्राकृतिक रेशों के वर्गीकरण आपको समझ में आ गया, कृत्रिम रेशों का वर्गीकरण समझ में आ गया, विशिष्ट रेशों का वर्गीकरण समझ में आ गया। अब मैं ये बताती हूं, वो ये कि अगर कृत्रिम रेशा है, ठीक है, कृत्रिम रेशा है कोई, तो उस कृत्रिम रेशा में अगर किसी प्रकार का परिसज्जा दे दिया जाए तो उसमें के संरचना में परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लो कि ऑर्लोन है, ऑर्लोन को इस तरह से उसका परिसज्जा कर दिया जाता है, उसकी जो क्वालिटी होती है उनकी तरह दिखने लगती है कृत्रिम रेशा में, है ना। तो कृत्रिम रेशा को दो भागों में बांटा गया, मानवकृत रेशा और संश्लेषित या रासायनिक रेशा। तो अगर ये वीडियो आपको यहीं मैं ख़त्म करती हूँ, फिर आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी और मैं इससे संबंधित प्रश्न दूंगी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है। मैं चाहती हूँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने के लिए, क्योंकि इससे थोड़ा आपका दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा। और अन्यथा मैं तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है, आगे भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो एक बार तो मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दूंगी, जिसको आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखोगे और आप समझोगे, उसका उत्तर दोगे। सारे प्रश्नों का उत्तर इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ मिलेगा, बाहर से कहीं से हम क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, अच्छा, ये नायलॉन को जादुई रेशा क्यों कहते हैं, है ना, और यह जादुई रेशा क्यों कहा जाता है? रेशों की रानी किसको कहते हैं? तो रेशम हो गया। रेयन आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, आगे भी बता दूंगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार, थैंक यू।